प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत के आधुनिक काव्य में उनका स्थान निर्धारित किया। आज हम पंत का प्रकृति चित्रण इस विषय पे ये व्याख्यान करेंगे। अक्सर परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए या लिखिए या व्याख्यान या विवेचन कीजिए कि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप उसी रूप में इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति चित्रण। परीक्षा में इसी रूप में भी पूछा जाता है, सुमित्रानंदन पंत के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए, या सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे थे, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ये सभी तरह से प्रश्न आता है और हमें पंत का प्रकृति चित्रण उसमें बताना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि छायावाद काल में सभी कवियों ने प्रकृति की सुंदर विवेचना की है, लेकिन प्रकृति को जिस सुकुमार रूप में सुमित्रानंदन पंत ने विवेचित किया है, वैसा किसी का भी चित्रण नहीं हुआ। हमने पंत का परिचय देते हुए ये पढ़ा था कि ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को कोमलकांत पदावली के प्रयोग से उसकी खड़खड़ाहट को मिटाने में और खड़ी बोली को सुकुमारता की ओर ले जाने में पंत का महत्वपूर्ण योगदान था। पंत ने उसी सुकुमार भाषा को अपने प्रकृति चित्रण में भी अपनाया है। खड़ी बोली को जो उन्होंने विशालता दी, जो दिगंत में फैलाया, वो उनकी अपनी विशेषता थी। परंतु प्रकृति चित्रण के संदर्भ में अगर हम देखें तो पंत प्रकृति के सुकुमार कवि रहे हैं। उन्होंने अपने आरंभिक कवि जीवन से ही प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त की और प्रकृति ने कवि को अनंत कल्पनाएं, असीम भावनाएं और असंख्य सौंदर्यानुभूतियां प्रदान की हैं। क्योंकि कवि पंत के लिए प्रकृति बाल्यकाल से ही प्रेरणा की अजस्त्र स्रोत रही है। कविता करने की प्रेरणा सुमित्रानंदन पंत को पहले प्राकृतिक निरीक्षण से मिली। उन्होंने स्वयं लिखा है कि इसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश की है, क्योंकि कवि जीवन से पहले मुझे याद है कि मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर इस अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं आंखें मूंद कर लेटता था तो वह दृश्यपट चुपचाप मेरी आंखों के सामने घुमा करता था। इस तरह प्रकृति ने ही अंगुली पकड़कर कवि को काव्य के क्षेत्र में चलना सिखाया, कल्पना के सुंदर सुंदर महल बनाने की प्रेरणा दी और मधुर कोमल कंठ की रागनी में सुरीली तान छेड़ना सिखाया है। जैसे स्वयं कवि ने लिखा है कि मेरे भीतर ऐसे संस्कार अवश्य रहे होंगे जिन्होंने मुझे कवि कर्म करने की प्रेरणा दी, किंतु उस प्रेरणा के विकास के लिए स्वप्नों के पालने की रचना पर्वत प्रदेश की दिगंत व्यापी प्राकृतिक शोभा ने ही की, जिसने बचपन से ही मुझे अपने रुपहले एकांत में एकाग्र तन्मयता की रश्मि डोल में झूलना सिखाया, रिझाया और कोमल कंठ वन पाकियों के साथ बोलना कुहकना सिखाया। प्रकृति निरीक्षण और प्रकृति प्रेम मेरे स्वभाव के अभिन्न अंग बन गए, जिनसे मुझे जीवन के अनेक संकट क्षणों में अमोघ सांत्वना मिली है। ऐसा सुकुमार कवि ने सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। कविवर पंत प्रकृति की रमणीय और सुकुमार रूप छवि पर इतने विमुग्ध रहे कि उनकी कल्पना का श्रृंगार प्रकृति ने किया। उनके काव्य उपकरणों को
प्रकृति ने सजाया है, उनकी मनोरम भाव मूर्तियों के लिए सौंदर्य सामग्री का संकलन प्रकृति ने किया है और उनके चंचल भावुक मन विहंग को काव्य के सतरंगी नव में विचरण करने की प्रेरणा भी प्रकृति ने दी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उषा संध्या, फूल, कोंपल, कलरव, ओस, नदी निर्झर आदि ने कवि के एकाकी किशोर मन को अपनी ओर आकर्षित किया और सौंदर्य के अनेक उपकरणों से प्रकृति की मनोरम मूर्ति रचकर कवि की कल्पना समय समय कर उसे काव्य मंदिर में प्रतिष्ठित करती रही। प्रकृति ने एक मातृहीन बालक की भांति कवि को अपना सच्चा दुलार दिया। अपनी मीठी मधुर कलकल ध्वनि से कवि के तुतले स्वरों को मधुर रागनी में ढाला और अपने हल्के गहरे रंगों की कोंपलों, मधुर मुस्कुराते फूलों, विकसित हाथ से कवि की कल्पना को सजाया है। कवि की कविता में सौंदर्य की रंगहीन और सुगंधित तहें जमाने का एकमात्र कार्य प्रकृति ने ही किया है। यही कारण है कि कवि की चिर सहचरी बन गई है प्रकृति। कवि ने उसके अद्भुत रूप सौंदर्य और असीम सुषमा पर मुग्ध होकर सदैव प्रकृति को एक रूपसी और प्रिया के रूप में देखा है। इसीलिए पंत की रचनाओं में प्रकृति की सुकुमारता, कोमलता एवं सुंदरता का निरूपण अधिक हुआ है। पंत जी ने प्राय प्रकृति के फूलों के प्यालों में यौवन भरकर मधुकरों को मधुपान कराते हुए देखा है। सुरभि पीड़ित मधुपों के बालों को मकरंद का पेयपान कराते हुए देखा है। उन्होंने सैकत शैया पर लेटी हुई दुग्ध धवल तनवंगी तापस बाला गंगा को देखा है। परियों के बच्चों की भांति चंद्रमा को पकड़कर ज्योत्सना के समुद्र में तैरते हुए सुकुमार बादलों को देखा है और हरियाली में सुषमा मंडित प्रकृति रमा को अपनी सहेलियों में खेलते हुए देखा है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति के कोमल और सुकुमार रूप के ही दर्शन अधिक किए हैं और वे उनके जकोर गर्दन चर्जन वाले कठोर एवं भयंकर रूप की ओर उन्मुख नहीं हुए हैं। यही कारण है कि कविवर पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और उन्हें सुंदरम का गायक माना जाता है। वे प्राय प्रकृति के सुंदर स्वरूप पर ही अधिक आसक्त और अनुरक्त रहे, जैसा कि कवि ने स्वीकार भी किया है कि साधारणतः प्रकृति के सुंदर रूप ने ही मुझे अधिक लुभाया है। आधुनिक युग में प्रकृति चित्रण की विविध प्रणालियां प्रचलित हैं। आज का कवि प्रकृति को अपने काव्य का मूल आधार मानता है और यही कारण है कि आधुनिक कविता में प्रकृति विविध रूपों में चित्रित हुई है। साधारणतः आधुनिक काव्यों में प्रकृति 10 रूपों में चित्रित हुई है, जिसके विभिन्न स्वरूप हैं। आलंबन रूप, दूसरा उद्दीपन रूप, तीसरा प्रकृति का संवेदनात्मक रूप, चौथा प्रकृति वातावरण निर्माण के रूप में, पांचवा प्रकृति का रहस्यात्मक रूप, छठा प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप, सातवां अलंकार योजना के रूप में, आठवां मानवीकरण के रूप में, नौवां लोक शिक्षा के रूप में और 10वां दूती के रूप में। ये विभिन्न स्वरूप प्रकृति के हैं, जिनके आधार पर प्रकृति के स्वरूप को देखा जाता है। इन्हीं विविध रूपों के आधार पर कविवर पंत के काव्य में चित्रित जो प्रकृति का सुकुमार रूप है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। कविवर पंत ने प्रकृति को जितने व्यापक रूप में देखा, समझा
और उसका जो वर्णन किया वो उनका स्वयं अनुभूत स्वरूप था, और उन्होंने ऐसी ऐसी कल्पनाएं प्रकृति को लेकर के की हैं कि हर व्यक्ति का हृदय वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और उस तरह का विवरण प्रस्तुत नहीं कर पाता। तो सुमित्रानंदन पंत के प्राकृतिक चित्रण को हम विस्तार से विवेचित करेंगे। इसके लिए हम अगले व्याख्यान में इसको लेंगे, विभिन्न बिंदुओं के आधार पर उसको चित्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।